हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है उनका अध्ययन करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने कौन सी, यूनिट नंबर 4, जिसमें अपन उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक अध्ययन क्या होता है उसके बारे में। तो अगर आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पहले नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे पहले पढ़ा दिया, जाकर उनको भी पहले अच्छे से अध्ययन करो, फिर ये वाला पढ़ना। साथ साथ वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको पूरी पूरी वहीं पर देखने को मिल जाएंगी। ये पीडीएफ है, फ्री में आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी की सारी चीजें फ्री में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लेना, साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। और फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, डिस्काउंट चल रहा है, इसमें जाकर जोर से खरीद देना। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करके खरीद सकते हो आप जो भी खरीदना चाहते हो। चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने वीडियो को। पनामा नहर के निर्माण के बारे में। पनामा नहर है वो मध्य अमेरिका में स्थित एक मानव निर्मित जल मार्ग है। मतलब पनामा नहर की बात करें, आपके सामने क्या है, अमेरिका जो शहर है वहां पर निर्मित एक पूरा का पूरा जलमार्ग है। समझ में आ गया। पनामा नहर क्या करती है, आपके सामने जो मध्य अमेरिका है वहां पर आपके सामने देखने को मिलती है। और ये दो मुख्य महासागर है, अंटार्कटिका महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। आपके सामने कौन सी नहर, पनामा नहर। पूरी दुनिया के अंदर सीवेज नहर के बाद में दुनिया की सबसे ज्यादा जो बिजी आपके सामने रूट है वो कहाँ का है, जो पनामा नहर है वही सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा एक विस्तृत बात बताऊं, ये कोई कृत्रिम नहर नहीं है, मतलब कि आपके सामने ये एक लिफ्ट नहर है, जिसमें क्या किया जाता है, लिफ्ट होती है आपके सामने। जैसे ये वाला क्षेत्र है, ऐसे इसको बांटा गया है ना। इस वाली लिफ्ट में पानी भरा जाएगा, फिर ये क्या है, नाव आगे बढ़ जाएगी, फिर इस पानी को खाली करके इसमें फिर नाव को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से लिफ्ट सिस्टम चलता रहता है। ये कोई कृत्रिम नहर है, कोई एक प्रकार की प्राकृतिक नहर नहीं है। ये बहुत ही शानदार नहर का डिजाइन किया गया है, बहुत ही शानदार आपके सामने नहरी ढांचा बनाया गया है। इसका निर्माण, पनामा नहर का जो निर्माण है आपके सामने, इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, पनामा नहर वो आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1904 से लेकर 1914 के बीच में किया गया। मतलब कुल 10 वर्षों का समय लगा इस पनामा नहर को निर्माण में। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी देश का योगदान रहा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया। हालांकि इससे पहले आपके सामने फ्रांस है, उसके द्वारा भी, जो फ्रांस राज्य है उसके द्वारा भी क्या किया गया था, आपके सामने प्रयास किए गए थे, लेकिन वो विफल रहे थे। यह दुनिया के एक प्रकार की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चमत्कारों में से है। इसमें लोग को एक जटिल प्रणाली से उपयोग करके जहाजों को ऊंचाई तक उठाने का काम किया जाता है। देखो क्या होता है, ये ना मेक्सिको और आपके सामने अमेरिका, उसके बीच की जगह इसका निर्माण किया गया पनामा नहर का। देखो होता है क्या, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ, थोड़ा 2 मिनट लेकर। नाव, कोई भी नाव आती है तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र था, तो पहाड़ी क्षेत्र को तोड़कर नहर का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इस तरीके से काटा गया इसको कि जैसे ये नाव है, मतलब आपके सामने ये क्षेत्र कुछ ऐसे ऐसे समझ लो, आपके सामने ये कुछ क्षेत्र ऐसे है, ऐसे इस तरीके का क्षेत्र है, मतलब ऊंचा है थोड़ा। रुको स्लोप बना देता हूं आपको ताकि अच्छे से, स्लोप की तरह है ना। तो यहां से समुद्र से नाव है, अब नाव को इस प्रकार से नहर का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल था पहाड़ को काटने के लिए। तो क्या क्या इंजीनियरों ने यहाँ पे आपके सामने, उनके द्वारा क्या किया गया, इस प्रकार की स्लोप था तो यहाँ पर नाव आई, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के चेंबर बना रखे हैं इसमें, ऐसे करके इन्होंने क्या कर रखे हैं, एक चेंबर बना रखे हैं। यहाँ का नाव यहाँ पर आई, तो अब यहाँ वाला क्षेत्र ये नीचा और यहाँ वाला ऊपर है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ वाला क्षेत्र नीचा, यहाँ वाला ऊपर है, तो क्या करते हैं, नाव यहाँ पर आ गई, तो अब यहाँ पर नाव आने के बाद उसको लॉक कर दिया जाता है और पानी को भाव बढ़ाया जाता है। और जैसे पानी का भाव बढ़ेगा इंजीनियरिंग विधि के द्वारा, तो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र ऊपर हो जाता है, नाव भी ऊपर उठती चली जाती है और इस लेवल के बराबर कर दिया जाता है। फिर वो क्या है, वो नाव इसमें चली जाती है, इसका पानी कम कर दिया जाएगा, फिर इसमें पानी भर दिया जाएगा। ये वाला क्षेत्र और भी ज्यादा, ये इससे ज्यादा ऊंचा है, क्यों, पहाड़ी क्षेत्र है ना, तो ये उससे वाला ऊंचा क्षेत्र है। तो इसको क्या, फिर यहाँ पर नाव पहुंची, इसका लेवल बढ़ाया, ये यहाँ पर पहुंच गई। इस प्रकार से नाव को आगे लेकर जाया जाता है। इसको एक पूरा लॉक सिस्टम बनाया गया है, एक पूरा, चाहे आप ये समझ लो कि अलग अलग प्रकार के खांचे बनाकर लॉक सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे पनामा नहर से संबंधित, किस तरीके से काम करती है वो देख लेना, लेकिन पहले ये देख लेना।
उसका उपयोग जहाजों को विभिन्न ऊंचाई तक उठाने और नीचा करने के लिए किया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर इधर से आ रही है तो उसको क्या किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, और उधर से आती है तो उसको धीरे धीरे नीचा करके एक जगह से दूसरी जगह की तरफ भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो जटिल प्रणाली है, लोक सिस्टम है, वो इंजीनियरों के द्वारा निर्माण किया गया, क्योंकि पहाड़ को काटकर जो इसका निर्माण करना, इस नहर का निर्माण करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, असंभव सा नजर आ रहा था, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की विधि का उपयोग किया। अगले वाला है आपके सामने भू आर्थिक महत्व। भू आर्थिक महत्व क्या भाई, क्या भूगोलिक क्या महत्व है और इसका आर्थिक रूप से इसका क्या महत्व दिखाई पड़ता है। क्या है, समय और दूरी में कमी। इसने उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोरे सिरे केप हॉर्न्स की यात्रा को आवश्यकता को खत्म करने के करके अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम कर दिया। मतलब पहले क्या हुआ करता था, ऐसे घूमकर जाना पड़ता था पूरा का पूरा आपके सामने, है ना। अब आपके सामने वो सब नहीं करना पड़ता, वो सीधा का सीधा जो नावें हैं, सीधे सीधे जो जहाज है वो निकल जाती हैं, कहां से, अंटार्कटिका से सीधे प्रशांत महासागर की तरफ चल जाती हैं, और आपके सामने जो दूरी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। इस समुद्री यात्रा के समय और दूरी को नाटकीय रूप से मतलब कम कर दिया। मतलब धीरे धीरे क्या है, आपके सामने जो समुद्री यात्रा है उसमें समय भी कम लगने लगा है और दूरी भी आपके सामने कम हो गई है। इससे हजारों मीलों की दूरी है और दिनों में बचत होती है। इससे क्या होता है, आपके सामने जो हजारों मील, बहुत जो हजारों किलोमीटरों की जो दूरी है उसको भी इसने कर दिया। क्यों, पहले घूमकर जाना पड़ता था अमेरिका के दक्षिणी छोर से, फिर आपके सामने अमेरिका के ऊपर की तरफ जाते थे, है ना। अब सीधा का सीधा आप निकल सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके इसके अंदर व्यापार का बढ़ावा। विश्व व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तो अब इससे क्या हुआ, एक तो आपके सामने जो तेल है वो भी कम लगता है भाई जहाजों का, और आपके सामने विश्व का जो व्यापार है वो भी सरल व सुगम तरीके से होना शुरू हो गया है, जिससे परिवहन की लागत कम हुई है और विश्व आपूर्ति जो श्रृंखला है वो क्या हुई, और भी अधिक कुशल हो गई है। मतलब आपके सामने क्या हो गया है, इससे जो पूरी दुनिया का जो वाणिज्य वो व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ा है। क्यों, क्योंकि परिवहन में जो जहाज है वो कम तेल खर्च होता है उनका, और आपके सामने विश्व की जो आपूर्ति श्रृंखला है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। यह पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी एशिया व पूर्वी यूरोप, पूर्वी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ये क्या करता है, पश्चिमी अमेरिका, अमेरिका का, ये अमेरिका है, इसका जो पश्चिमी तट है इसको पूर्वी एशिया से, मतलब ये समझ लो ग्लोब गोल है ना आपके सामने, ग्लोब गोल होता है, अगर मैप में समझोगे तो नहीं समझ में आएगा आपके सामने। अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको जापान से जोड़ने का कार्य करता है एक प्रकार से, तथा पूर्वी अमेरिका को, ये पूर्वी अमेरिका इधर की साइड वाला, ये तो ग्लोब में भी उसमें भी समझ आ जाएगा मैप में, उसको यूरोप से जोड़ने का कार्य करता है। तो एशिया से भी जुड़ गया अमेरिका अच्छे से, मतलब अमेरिका एशिया से कोई चीज आती है वो यूरोप से, अमेरिका से होती हुई सीधी जा सकती है, और यूरोप की चीजें तो आपके सामने अमेरिका में आसानी से पहले से ही पहुंच थी उनकी। तो अगले वाला पॉइंट आपके सामने रणनीतिक महत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक और सैन्य महत्व बहुत अधिक था। मतलब इससे क्या हुआ, जो अमेरिका आपको पता है पूरी दुनिया पे राज करता है, उसको क्या होता है, उसको अपनी सैन्य ठिकाने बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस नहर के माध्यम से उसने क्या कर दिया, जो सैन्य जो गतिविधियां हैं अब वो आसानी से हो आ जा सकती हैं, सैन्य गतिविधियां भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अपने नौसैनिक बेड़े को दोनों महासागरों के बीच में स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान की। इससे क्या है, उसकी नौसेना और ज्यादा मजबूत हुई। अब वो एशिया में भी अपनी नौसेना आसानी से ले जा सकता है, और यूरोप में भी अगर उसको कभी अपनी नौसेना को ले जाने का जरूरत पड़ी, नौसेना को स्थापित करने की जरूरत पड़ी, तो वो बहुत आसानी से अपनी नौसेना को वहां पर भी लगा सकता है। तो यही आपके सामने जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसके जो सैन्य ठिकाने हैं उसको भी इससे मजबूती मिली, साथ के साथ उसका व्यापार व वाणिज्य है वो एशिया व यूरोप तक बहुत आसानी से फैल गया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने क्षेत्रीय विकास। पनामा और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। मतलब पनामा और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है उसका क्या हुआ, इससे जो उसका आर्थिक विकास भी बढ़ा। क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका है वो क्या करता है, जो पनामा से गुजरने वाले जितने भी जहाज होते हैं ना उससे टैक्स लेता है, और भाई जहाज गुजरते हैं तो लोग भी गुजरते हैं, वहां से लोग गुजरते हैं तो क्या होता है, टूरिज्म भी बनता है, साथ के साथ वहां के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, आपके सामने लोगों के लिए व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलता है, आर्थिक विकास भी दिखाई देता है। पनामा आज के समय सिर्फ एक नहर नहीं है, पनामा की बात करें अगर वो अमेरिका के दृष्टिकोण से सिर्फ नहर नहीं है, बल्कि एक वैश्विक व्यापार की धमनी है। धमनी मतलब क्या, जो अपने नस होती है ना
जैसे खून गुजरता है आपके सामने, जो रक्त गुजरता है उसी को धमनी के नाम से बोला जाता है, तो वही है उसी तरीके से। क्यों आपके सामने? क्योंकि अगर आपके सामने अगर एक दिन सवेज नहर और पनामा नहर रुक जाए तो पूरी दुनिया का व्यापार रुक सकता है। आपके सामने जो खाने पीने की चीजें हैं, आपके सामने जो और अन्य चीजें, वो आपके सामने उसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है दोनों की दोनों नहरें। तो ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया है पनामा नहर का प्रश्न। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं, विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके पास कई विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब अगर अपन संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया पे अगर कोई देश है जिसके पास सबसे ज्यादा धन दौलत सैन्य व्यापार, जिस चीज पे जो सबसे ज्यादा है, वो कौन सा आपके सामने? संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरी दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो उसपे जिसपे वो नियंत्रित नहीं करता है, जहां चाहता है वहां पे अपने अपने कानून अपने नियम कायदे लगवा देता है उस देश से। जिसपे चाहता है उसको क्या कर लेता है? अपने हथियार लेता है, वापस से ठिकाने बना लेता है। कोई भी दुनिया में गृह युद्ध दिखाई पड़ता है, अमेरिका वहां सबसे पहले वहां पर पहुंच जाता है। तो अमेरिका सिर्फ अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसका राजनीतिक रूप से महत्व है, औद्योगिक रूप से भी उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी देश है वो क्यों अमीर होता है? अपने उद्योगों के माध्यम से अमीर होता है। तो यही है, आज अपन पढ़ेंगे कि जो आपके सामने किस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हुआ। कैसे हुआ आपके सामने? पहला प्रश्न इसका, महान झीलें व पूर्वोत्तर क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट एंड रस्ट बेल्ट। यह पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र था। जो आपके सामने अमेरिका के जो झीलों वाला क्षेत्र था वो पहले से क्या हुआ करता था? औद्योगिक केंद्र हुआ करते था, जहां पर शिकागो, डेट्रॉइट, क्लीवलैंड व पीटर्सबर्ग जैसे शहरों को कवर करता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र है वो पहले से ही देखने को मिलते थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें जो प्रमुख रूप से शिकागो शहर है, डेट्रॉइट शहर है, क्लीवलैंड शहर है और पेट्रोइट जैसे जो शहर है, ये आपके सामने जो है झीलें हुआ करती हैं उसके किनारे पे। भाई झील हुआ, पहले अपने पुरानी सभ्यताएं और प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पर निर्मित हुआ करती थी? जहां पर पानी मिलता था। और यहाँ पर क्या, इन सब शहरों के आसपास झीलें देखने को मिलती है बड़ी बड़ी। तो इसके कारण क्या, वहां पर बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ, और शहरों का निर्माण हुआ तो क्या हो गया, आपके सामने व्यापार का भी निर्माण होना शुरू हो गया। यहाँ के आसपास आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जैसे लोहा इस्पात का उद्योग, लोहे का उद्योग देखने को मिलता है, खास करके कहाँ पर? पीटर्सबर्ग नामक जगह है। तो ऐसे से जो पीटर के जूते आते हैं ना, वो उसी से याद कर लेना इसको, है ना। लोहा इस्पात का उद्योग देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल का उद्योग है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? डेट्राइट नामक जगह है, वहां पर आपके सामने किसका? ऑटोमोबाइल का उद्योग देखने को मिलता है। साथ के साथ मशीनरी व भारी उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये क्षेत्र आपके सामने किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने जो मशीनरी और जो भारी उद्योग है उसके लिए ये क्षेत्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि इन क्षेत्रों में अब कुछ गिरावट आई है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? प्राचीन समय की बात करें तो ये सब उद्योग बहुत ज्यादा पॉपुलर थे प्राचीन समय में। जहां पर लोहा इस्पात का उद्योग पीटर्सबर्ग में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। साथ के साथ जो ऑटोमोबाइल का डेट्राइट में और मशीनरी का उद्योग है वो भी उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन समय बदला, तकनीकी का समय आ गया, अब इन सब जगहों की जो महत्व थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसका महत्व थोड़ा बहुत तो बना हुआ है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। बोस्टन जैसे शहरों के साथ यह क्षेत्र उच्च प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा व विशिष्ट विनिर्माण निर्माण के लिए माना जाता है। मतलब न्यू इंग्लैंड जो क्षेत्र आपके सामने, न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, जहां पर जो बोस्टन जैसे शहर है आपके सामने, जहां पर उच्च औद्योगिक उच्च प्रौद्योगिकी मतलब हाई टेक्नोलॉजी से संबंधित। आप 21वीं सदी की बात करें, 21वीं सदी में जब से इंटरनेट आया है तब से जो टेक्नोलॉजी है उसका उद्योगों में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ा है। तो इन सब उद्योगों को गतिशील बनाने के लिए जो अमेरिका जैसे शहर में किस शहरों का योगदान है? बोस्टन शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। बोस्टन वो शहर है जहां पर अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी कंपनियों के आपके सामने हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। इंटरनेट से संबंधित, सोशल मीडिया और आपके सामने अन्य तकनीक से संबंधित यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग हैं। वित्तीय सेवाएं, आपके सामने जो फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, मतलब फाइनेंशियल मतलब
जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करना हो गया आपके सामने, बड़े बड़े बैंक हो गए, बड़े बड़े रिजर्व हो गए आपके सामने। इस प्रकार की जो वित्तीय सेवाएं होती हैं वो कहां पर देखने को मिलती हैं? बोस्टन जैसे शहर में देखने को मिलती हैं। साथ के साथ शिक्षा व विशिष्ट विनिर्माण के लिए भी इस क्षेत्र को बहुत जाना जाता है। किस चीज के लिए जाना जाता है? शिक्षा के लिए और आपके सामने विशिष्ट विनिर्माण के लिए, मतलब सेवाओं के क्षेत्र के लिए। आज के समय अगर अपन बात करें, वर्तमान भारत की बात करें या दुनिया की बात करें, तो उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया: प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग होते हैं जैसे खनन, कृषि और आपके सामने जो मछली पालन या पशुपालन, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो उद्योग होते हैं उनको प्राथमिक उद्योगों के नाम से जाना जाता है। इन सब उद्योगों का प्राचीन समय में बहुत महत्व है, लेकिन आज के समय इनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया। दूसरे प्रकार के उद्योग द्वितीय उद्योग होते हैं, जिनमें क्या होता है आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बोला जाता है। जैसे आपने क्या किया, कोई गाड़ी का निर्माण कर लिया आपने, कोई मशीन का निर्माण कर लिया, कोई वायुयान का निर्माण कर लिया, तो इस प्रकार के उद्योगों को द्वितीय उद्योगों के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तीसरे उद्योग होते हैं जिसको तृतीय उद्योग बोला जाता है, सर्विस सेक्टर के नाम से बोला जाता है, जिसमें तकनीक के उद्योग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, कोई टीचर, डॉक्टर, है ना, इन्फ्लुएंसर, ये सब उद्योग होते हैं। इनको सेवाओं का उद्योग बोला जाता है। और ये सेवाओं का उद्योग है वो सबसे ज्यादा कहां पर है आपके सामने? बोस्टन शहर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो सेवाओं का उद्योग है वो इस समय जो 21वीं शताब्दी में उनका सबसे बड़ा योगदान है। तो इन सब चीजों का जो विशिष्ट जो विनिर्माण के लिए इनको जाना जाता है। समझ में आ गया? बोस्टन क्षेत्र। अगले वाला दक्षिणी क्षेत्र, ह्यूस्टन। जो ह्यूस्टन क्षेत्र है वो किस चीज के लिए पॉपुलर है? तेल, पेट्रोकेमिकल व एरोस्पेस क्षेत्र है। ह्यूस्टन क्षेत्र है वो आपके सामने, वहां पर तेल है। अमेरिका का तेल है वो एक विशिष्ट प्रकार से निकलता है आपके सामने। पूरी दुनिया को तेल वो कहां पर निकलता है आपके सामने? जो नीचे की तरफ खुदाई की जाती है तब वहां से खुदाई के समय निकलता है। लेकिन अमेरिका का जो तेल है वो शैल में पाया जाता है, चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तो अमेरिका ने एक विशिष्ट विधि उत्पादित की और जिससे वो क्या करता है, अपने चट्टानों के बीच से तेल निकालने का कार्य करता है। और इसके लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? ह्यूस्टन नामक जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां पर तेल निकलता है। तेल मतलब प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो क्रूड ऑयल निकलता है। और जहां पर प्राकृतिक तेल निकलता है वहां पर पेट्रोकेमिकल, मतलब जो आपके सामने उससे संबंधित जो उद्योग होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ग्रीस, जो वैसलीन हो गया आपके सामने, और जो आपके सामने जो केरोसिन जैसे जो और जो चीजें निकलती हैं क्रूड ऑयल के साथ, उससे संबंधित उद्योगों का विनिर्माण होता है। साथ के साथ यहाँ पर एरो स्पेस से संबंधित, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग भी दिखाई देते हैं ह्यूस्टन नामक जगह पर। अलग अलग जगह की बात करें आपके सामने, अटाल्टा, फ्लोरिडा जैसे शहरों में तेजी से विकसित हुए। साथ के साथ अगर अपन बात करें अल्टार्कटिका नामक जगह की और फ्लोरिडा जैसे शहर हैं, ये बहुत ज्यादा तेजी से विकसित हुए जगहों में से है। ये ऊर्जा, एरोस्पेस, सूचना व प्रौद्योगिकी जैसे जो नए आपके सामने विनिर्माण के उद्योगों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। कौन से उद्योगों का? ऊर्जा का, एरोस्पेस का, सूचना व टेक्नोलॉजी का जो उद्योग है उनका यहाँ पर बहुत अच्छे से निर्माण हुआ है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित उद्योग है, एरोस्पेस से संबंधित उद्योग है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से संबंधित सबसे ज्यादा उद्योग कहां पर देखने को मिलते हैं? अमेरिका में ह्यूस्टन नामक जगह पर। अगले वाला है आपके सामने प्रशांत तट या पश्चिमी तट। कैलिफोर्निया विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के रूप से जाना जाता है। आपको पता है अमेरिका में कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन सिटी किस चीज के लिए पॉपुलर है? पूरी दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? सिलिकॉन शहर है वहां का, जो सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया शहर है, वहां पर देखने को मिलते हैं। और वहां की कहां पर? सिलिकॉन वैली में खास करके इस प्रकार के उद्योगों का मुख्यतः देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या, जैसे गूगल, अमेजोन, फ्लिप, जो आपके सामने जो और भी फेसबुक जैसे जो बड़े उद्योग, जो आपके सामने जो बड़े सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, उसके आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं? उनके हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न की बात करें आपके सामने, यहाँ पर एरोस्पेस, मनोरंजन व उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं? एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के उद्योग, मनोरंजन के उद्योग व उच्च तकनीक के उद्योग है वो यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। लॉस एंजलिस नामक जो जगह एक सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है, और लॉस एंजलिस जो जगह है वो सबसे बड़ा विनिर्माण, मतलब आपके सामने व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पे सबसे बड़े बड़े व्यापार देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया?
अगला है खाड़ी तट, पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस और आपको समझो शिप बिल्डिंग के भी उद्योग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। जो था खाड़ी तट है आपके सामने, खाड़ी है वहां पर क्या देखने को मिलता है, जो गल्फ है आपके सामने, जो मेक्सिको गल्फ देखने को मिलती है, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जगह है, वहां पर पेट्रोलियम निकलता है। क्यों? कोई भी खाड़ी क्षेत्र होता है भाई, राजस्थान अगर भारत की बात करें तो मुंबई का जो खाड़ी क्षेत्र है ना, जो वहां पर भी क्या अपने जो पेट्रोलियम है वो निकलता है। तो ये कहीं पर भी खाड़ियां होती हैं, वहां पर क्या होती है आपके सामने, पेट्रोलियम मुख्यतः निकलता है। तो वहां पर पेट्रोलियम से संबंधित अलग अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है। साथ के साथ शिप बिल्डिंग का, जो शिप होते हैं उनके निर्माण का भी उद्योगों का निर्माण होता है। यह क्षेत्र अपने जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों की बात की, अपने अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, कोयला, इस्पात जैसे उद्योग जो खनिज है वो निकलते हैं। यह क्षेत्र आपके सामने कुशल श्रम के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? अमेरिका जैसे शहरों की एक खास बात, अमेरिका जैसे देशों की एक खास बात है कि वहां पर जो श्रमिक है, काम करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा कुशल हैं, स्किल्ड है। भारत जैसे देश में बस इसी चीज की कमी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी कमी है, और हमारे पास अगर उस टेक्नोलॉजी को चलाने लायक क्या है, कुशल श्रमिक भी नहीं। मजबूत बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया जाता है तथा तकनीक व नवाचार का भी क्या हुआ, विकास हुआ। साथ के साथ क्या, जो भारत में बहुत ज्यादा बुनियादी ढांचा उसका निर्माण किया गया और नवाचार है उसका भी क्या किया गया, आपके सामने जो विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है, जहाँ पे उत्तरी अमेरिका के बारे में अपने भौगोलिक अध्ययन क्या, पूरा का पूरा कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। तो अब अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर 3, जिसमें एशिया के भूगोल के बाद में यूनिट सेकंड में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में यूरोप का भूगोलिक अध्ययन। अब किसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं? यूरोप के भूगोलिक अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है, ठीक है। साथ के साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना पीडीएफ को। चलो शुरू करते हैं अपन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अपन एशिया के भूगोल के बाद में पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। यूरोप ने औद्योगिक क्रांति को सूत्रपात किया और आज भी विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो आप सबको पता होगा, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जब मनुष्य ने जन्म लिया, जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया तो थोड़े वक्त के बाद में उसने क्या किया आपके सामने, उसने सबसे पहले जब धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा, वो समय होगा जब मनुष्य ने सबसे पहले धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। तो उसके लिए संचित धन, धन दो प्रकार का होता है आपके सामने, अचल और चल संपत्ति। समझ में आ गया ना? अचल संपत्ति क्या होती है? पैसा हो गया, उसके पास अनाज हुआ करता था, वो अचल संपत्ति है, मतलब आ जा सकती है जो आपके सामने। चल संपत्ति क्या होती है? जिसको आप आसानी से बेच नहीं सकते, जो स्थिर ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो वो पहली अचल संपत्ति जो मनुष्य ने जब जीवन में बनाई होगी वो थी क्या? पशु। जिसमें जब जन हुआ करते थे आपके सामने, जन मतलब छोटा समूह, कबीले हुआ करते थे उस समय, जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा आपके सामने पशु हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे, वह उतना ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। वक्त बदला, आपके सामने जन है वो जनपदों की तरफ बदले। मतलब मनुष्य ने आपके सामने लोहे का आविष्कार किया। जैसे ही मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया, उसके सामने जो कृषि है उसको करना और भी ज्यादा सुलभ हो गया। इसीलिए क्या हुआ, जन है वो जनपदों में बदले, मतलब पहले जो छोटे से कबीले हुआ करते थे वो बड़े राज्यों में बदले। और जिस मनुष्य के साथ या जिस मनुष्य के पास जितनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या हुआ करता था आपके सामने, अमीर हुआ करता था। ये आपके सामने जो कृषि है, उससे जमींदारी प्रथा निकली, अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं निकली। पूरी दुनिया में अगर अपन बात करें तो बहुत लंबे समय तक आपके सामने जो कृषि है वो दुनिया में अचल संपत्ति के रूप में काम करती है। मतलब जिनके पास जितनी ज्यादा कृषि है, भूमि है, वो उतना ही ज्यादा अमीर होता है। वक्त बदलता है, 17वीं 18वीं शताब्दी की तरफ अपन बढ़ते हैं और मशीनों का आविष्कार होना शुरू होता है। वहीं से शुरुआत होती है दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति की, जिसमें से जो
कृषि आपके सामने, जो कृषि है मुख्यतः शुरुआत कृषि से हुई। कृषि के अंदर जो आपके सामने जिन हाथों से जो उपयोग किया जाता था, मजदूरों को मिलना मुश्किल हो गया था उस समय जो कृषि से संबंधित क्या हो गया आपके सामने, औजारों का निर्माण होना शुरू हुआ, मशीनों का निर्माण होना शुरू हुआ, और उससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। वो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है? यूरोप से शुरू होती है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर वो औद्योगिक क्रांति आपके सामने, 4 औद्योगिक क्रांतियां इस समय हो चुकी हैं। पहले आपके सामने मशीनों से थी, दूसरी आपके सामने कोयले व इंजन, कोयले की थी, है ना, कोयले व तेल की थी, तीसरी आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, और अब इस समय जो चल रही है वो कौन सी थी, जो खत्म होने की कगार पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की, ऑटोमेटिक्स की थी, मतलब स्वचालित की तरफ, और अब एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5वीं औद्योगिक क्रांति है। सब औद्योगिक क्रांतियों की शुरुआत कहां से होती है? यूरोप से होती है आपके सामने। और तभी वो यूरोप में जो लोग हैं वो अमीर होते हैं उन मशीनों के द्वारा, और पूरी अलग अलग दुनिया में अपने कच्चे माल को बेचने के लिए जाते हैं, और तभी उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। समझ में आ गया? पूरा विस्तार से बता दिया आपको एकदम। अब आप कितना लिखोगे तो आप पर निर्भर करता है। पहले वाला प्रश्न, पहले वाली जो जगह है वो कौन सी है? रूहर घाटी, जर्मनी के अंदर। जर्मनी का यह क्षेत्र जो यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कोयला, लौह इस्पात, मशीनरी व रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो, रूहर क्षेत्र जर्मनी में, जैसा अपना यहाँ पे जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वही जर्मनी में एक जगह है, रूहर घाटी नाम की जगह है। ये घाटी भी अपने राज्य, जो अपने भारत में झारखंड, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने उद्योगों के लिए, अपने खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरीके से रोहर घाटी है जर्मनी, वो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर कोयला निकलता है, लोहा इस्पात निकलता है। अगर जहां पर कोयला निकलेगा, लोहा इस्पात निकलेगा, उससे संबंधित उद्योग भी उत्पन्न होंगे, तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी के और रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है आपके सामने समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला है आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, मिड सेंट्स लंदन। तो बर्मिंघम और मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए, जो सेलफील्ड है, जो शेफील्ड है इस्पात उद्योग के लिए, और लंदन वो सेवाओं के लिए, उच्च टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। देखो, आपके सामने अगर पूरी दुनिया में उद्योगों की बात करें, और खास करके यूरोप की बात करें, और लंदन, ब्रिटेन की बात नहीं करें, अगर अंग्रेजी सत्ता की बात नहीं करें, तो उद्योग है वो अधूरे रह जाएंगे। उसमें जो प्रमुख जगह है बर्मिंघम और मैनचेस्टर, मैनचेस्टर है वो पूरी दुनिया में आप सबको पता है वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फिर शेफील्ड नाम की जगह जो इस्पात का उद्योग है, जो लोहे का उद्योग है, उसके लिए प्रसिद्ध है। लंदन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपनी सर्विस देने के लिए प्रसिद्ध है ना, और अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इन जैसे जो भारी वस्त्रों का उद्योग हो गया, और आधुनिक जो औद्योगिक केंद्र यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ये जो आपके सामने जो ब्रिटेन है उसकी अलग अलग जगह के अंदर। अगले वाला है पेरिस बेसिन। पेरिस बेसिन जो फ्रांस के अंदर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर पेरिस के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके सामने उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें मोटर वाहन और विमान से संबंधित आपके सामने आज के समय जो आप, हमारा जो विमान है आपके सामने, जो भारत में जितने भी लड़ाकू विमान है वो मुख्यतः कहां से निकल के आते हैं आपके सामने? फ्रांस से खरीदे अपने। तो फ्रांस है ना, वो अपने मोटर जो गाड़ियां होती हैं, है ना, उनके जो उद्योग है उसके लिए, आपके सामने विमान है उसके उद्योग के लिए बोइंग कंपनी, शायद फेमस कंपनी भी वहीं की है, फ्रांस की है। और रसायन और आपके सामने लग्जरी सामान से संबंधित उद्योगों का क्या है? गढ़ है। तो यही आपके सामने जो पेरिस, जो फ्रांस है, वो आपके सामने आसपास के जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। खास करके ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है उसके लिए कौन सा देश फेमस है आपके सामने? फ्रांस है वो फेमस है, और उसमें से भी जो पेरिस है वो उसमें से ज्यादा फेमस दिखाई पड़ता है। अगले वाले की बात करें, लोरे। लोरे नामक जगह है जो आपके सामने फ्रांस जर्मनी की सीमा पर है, जो प्रसिद्ध अपने लौह एस्क की प्रचुरता के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है, लोहे से संबंधित आपके सामने क्या निकलता है? लोहा सबसे अधिक निकलता है। कहां पर? फ्रांस और जर्मनी के ऊपर। जहां पर लोहा निकलता है उससे, उसी से संबंधित जो उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोरे फ्रांस जर्मनी के जो आपके सामने सीमा है वहां के आसपास का लोहा एस का उद्योग है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगले वालों की बात करें आपके सामने, अगले वाला प्रश्न आपके सामने उत्तरी इटली। उत्तरी इटली की बात करें, पो घाटी है, मिलान, टयूरिन, जेनेओ, ये जो आपकी जगह है, देखो इटली के जगह है मिलान,
ट्यूरिन जेनेवो, जो आपके लिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? त्रिकोणीय भारी उद्योग के लिए। जो आपके सामने जो भारी इंडस्ट्रियल उद्योग होते हैं, आपके सामने कोई देखो कोई भी उद्योग होता है उसमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है, और वो बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से निकलती हैं? आपके सामने इटली में निर्मित होती हैं, जिसमें से आपके सामने अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं। जैसे ऑटोमोबाइल का उद्योग हो गया, फिएट कंपनी है, वो फिएट कंपनी कहाँ की? आपके सामने इटली की है। फैशन से संबंधित आपके सामने जो फैशन से संबंधित आपके सामने जो उद्योग है वो यहाँ के ही सबसे ज्यादा पॉपुलर उद्योग है। अगले वाले की बात करें, आपके सामने सबसे ज्यादा किसके उद्योग यहाँ पर इटली में दिखाई पड़ते हैं? इंजीनियरिंग के उद्योगों का, इंजीनियरिंग के जितने भी उद्योग हैं उसका भी केंद्र किसको माना जाता है? उत्तरी इटली को माना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला है मध्य और आपके सामने जो यूरोप के उद्योग है जितने भी आपके सामने, वो सारे के सारे उद्योग भी कहां पर हैं? आपके सामने कौन से उद्योग दिखाई पड़ते हैं मध्य और पूर्वी यूरोप में? पोलैंड, पोलैंड जो देश है वहां पर कोयला, इस्पात जैसे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। चेक गणराज्य में आपके सामने जो मशीनरी का उद्योग है, वो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को मशीन प्रोवाइड कराने का उद्योग है वो दिखाई होता है। यूक्रेन है, यूक्रेन में अलग अलग प्रकार की जो भारी उद्योग है उसके लिए वो फेमस है। ये सब देश अपने औद्योगिक आधार पर विकास कर रहे हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो उद्योग है वो फेमस है। देखो अगर आपको कोई भी नहीं पता होना तो 5-10 देशों के जो प्रमुख जगह इनके नाम रट लेना, और लोहा इस्पात उद्योग रट लेना, ऑटोमोबाइल उद्योग रट लेना, मशीनरी उद्योग रट लेना, 4-5 नाम रट लेना और चिपका लेना, पास हो जाओगे। यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षमता, मतलब यूरोप के जो उद्योग है उनके अंदर एक चीज जो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है वो कौन सी? आपके सामने उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे शानदार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो यह आपको भी पता है यूरोप के देश हैं, यूरोप अपने लिए फेमस किस चीज के लिए? अपनी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कुशल कर्म, वहां पे सबसे ज्यादा स्किल्ड क्या मिलेंगे? आपके सामने वर्कर, सबसे ज्यादा स्किल वर्कर कहां पर मिलता है? यूरोप के अंदर ही मिलता है। साथ के साथ आपको पता है सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान और विकास के ऊपर कौन फोकस करता है? यूरोप है, वो अपने सबसे ज्यादा रिसर्च पर और विकास पर फोकस करता है। तो इनसे संबंधित इनके सारे सारे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो यही है आपके सामने जो यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो उसके ऊपर अपन विस्तार से बात की। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर से बात बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वाला प्रश्न आपके सामने भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आपके सामने क्या है? भूमध्य कृषि है आपके सामने। भूमध्य कृषि है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर भूमध्य जलवायु होती है। भाई ये तो आपको भी पता है, भूमध्य कृषि कहां पर पाई जाएगी? जहां पर भूमध्य जलवायु होगी। अच्छा, आपको ये जानना जरूरी है, आपने वो प्रश्न जरूर से पढ़ लिया होगा जहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के जलवायु के बारे में बताया था इसी भूगोल के पेपर में। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट में है, वो आपके सामने जरूर से पढ़ लेना। भूमध्य जलवायु वहां होती है जो गर्म होती है। भाई कहां पर पाई जाएगी? भूमध्य रेखा के आसपास आपके सामने भूमध्य की जो जलवायु है वो पाई जाएगी। अच्छा, आप सबको भी पता है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो तो भूमध्य रेखा होती है, वहां पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी की सीधी पड़ती है। सीधी की सीधी भूमध्य की रेखा पर आपके सूर्य की किरणों की पड़ने की वजह से सबसे ज्यादा वहां का तापमान देखने को मिलता है। तापमान देखने की वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। जैसे आपके इससे क्या होता है? पानी है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट मतलब उसका वाष्पीकरण जल्दी देखने को मिलता है। इस कारण क्या होता है? वहां पे आपके सामने हर समय आर्द्रता बनी रहती है, और आर्द्रता के साथ क्या होता है? आपके सामने एक बार आपको लगेगा कि मौसम एकदम खुला है, एकदम धूप खिली होगी, बहुत ही शानदार और स्वच्छ मौसम दिखाई देगा। 1 घंटा बीतेगा और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाएगी। लगातार 1-8 घंटे तक बारिश होगी, उसके बाद में फिर से मौसम खुल जाएगा, बारिश आपके सामने मौसम साफ और स्वच्छ हो जाएगा। 1-2 घंटे निकलेंगे, बहुत ज्यादा आर्द्रता देखने को मिलेगी और फिर से बरसात हो जाती है। तो इस प्रकार का आपके सामने मौसम देखने को मिलता है भूमध्य सागरीय आपके सामने जो क्या होती है? जलवायु होती है वहां पर। इस प्रकार की जो जलवायु है इसके अंदर क्या होती है? गर्मी, शुष्क ग्रीष्मकाल व हल्की सर्दियां, आदर सर्दियां देखने को मिलती है। गर्मियां वो शुष्क रहती है और आदर सर्दियां वो देखने को मिलती हैं आपके सामने। विशिष्ट फसलों की बात करें आपके सामने कौन सी प्रकार की यहाँ पे फसलें देखने को मिलती हैं, तो पहले आपके सामने ये मुख्य रूप से खट्टे फल यहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खट्टे फलों की बात करें, संतरा, नींबू, जो खट्टे फल होते हैं वो इस जगह पर सबसे ज्यादा उगते हैं। अब खट्टे फल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास आपने खट्टा फल खाया होगा, तो नींबू तो सबको पता है खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, अंगूर है वो सबसे ज्यादा उगता है। और यूरोप के आसपास की जगह यहाँ पर इटली है ना, इटली अपने जो अंगूर की खेती के लिए फेमस है, और अंगूर से ही क्या बनती है? शराब भी बनती है। समझ में आ गया आपके सामने?
यहाँ पे आपके सामने जो कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है, जैतून की खेती की जाती है। जैतून की फसल वो आपको सबको पता है किस चीज के लिए फेमस है, तेल के लिए फेमस है। जैतून की कृषि किस लिए की जाती है, तेल के लिए की जाती है। और अंजीर जैसी जो फसलें हैं उसके जाने मानी फसलें हैं जिनको उगाया जाता है, जिससे जिन्हें लंबी गर्म व शुष्क मानसून काल ग्रीष्म काल की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा जो लंबा शुष्क काल, मतलब शुष्क काल ऐसा नहीं जो अपने राजस्थान में गर्मी पड़ती है इस प्रकार की गर्मी नहीं, ठीक ठाक सा मौसम चाहिए होता है इनको। इस प्रकार का मौसम जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा सर्द हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए, सर्दी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा लंबा ग्रीष्म काल मिलना चाहिए। इसी समय इसीलिए आपके सामने ऐसे समय क्या होती है, आपके सामने जो खट्टी फसलें हैं वो उगती हैं, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून जैसी जो फसलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला है प्रश्न आपके सामने बागवानी का। यहाँ पर यूरोपीय जो देश है यहाँ पर बागवानी देखने को मिलती है, और यहाँ पर किस प्रकार की बागवानी देखने को मिलती है, गहन बागवानी देखने को मिलती है। यह गहन बागवानी एक कृषि का रूप है जहां पर फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बागवानी में कौन सी बागवानी देखने को मिलती है आपके सामने, गहन बागवानी। गहन बागवानी क्या होती है, देखो कृषि करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है सघन कृषि करना। सघन कृषि कौन सी कृषि होती है, बहुत मतलब बड़े क्षेत्र के अंदर आपके सामने व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, आपके सामने फसलों को उगाया जाता है। तो लोगों के लिए, आपके सामने लोगों के खाने के लिए उत्पादन करने, लोगों के खाने के लिए खाद्य आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए यूरोप में बागवानी की जाती है। और वो किस चीज की बागवानी होती है आपके सामने, फलों की और सब्जियों की, ताकि यूरोप होते हैं वहां पर आपके अन्य देशों में क्या है, फल व सब्जियां हैं वो पहुंचाई जा सके। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला प्रश्न आपके सामने यूरोप में कृषि से संबंधित है, जल संरक्षण। शुष्क ग्रीष्म काल के कारण सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है और जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यूरोप में क्या होता है आपके सामने, जो शुष्क ग्रीष्म काल होता है उसमें बरसात नहीं होती है। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या गर्मियों में बरसात होती है ना, तो इसलिए क्या होता है हमारे पेयजल की समस्या है ना थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन देखो भारत में अगर गर्मियों में अगर बरसात नहीं होती तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो यही है यहाँ पर यूरोप के अंदर जो यूरोपीय देश है यहाँ पर क्या होता है आपके सामने शुष्क ग्रीष्म काल देखने को मिलता है, गर्मियों में बरसात नहीं होती है। इस कारण सिंचाई है उसका बड़ा महत्व होता है, पानी को सही से उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पानी को सही से संरक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके सामने, वहां पर पानी की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जल संरक्षण की जो तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो जल संरक्षण की तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। अगले वाला है आपके सामने व्यापारिक प्रकृति। यह कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती है। यूरोप की बात करें और वहां पर मुख्य रूप से आपके सामने किस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। हमारे भारत में अधिकतर कृषि व्यापार के साथ के लिए तो करते करते हैं, लेकिन हम अपने खुद खाद्य आपूर्ति के लिए, जैसे आप भाई अपने राजस्थान में देखो, अपन बाजरा उगाते हैं थोड़ा सा घर पे रख लेते हैं, है ना, गेहूं उगाते हैं, पहले खुद की आपूर्ति करते हैं फिर बाजार में लेकर जाते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वो खुद की खाद्य आपूर्ति से ज्यादा किस चीज पर काम करते हैं, व्यवसायिक फसलों पर ज्यादा काम करते हैं, जिनसे उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। जहां उत्पादन को स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। जो आपके सामने जिस प्रकार की कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर जितना भी उत्पादन होता है उसको मुख्य रूप से किस लिए उत्पादित किया जाता है, व्यापार करने के लिए उत्पादन किया। वहां पर क्या तो स्थानीय बाजारों में आपूर्ति है तो वहां पर बेच दिया, फिर यूरोप अगर बढ़िया क्वालिटी की चीज है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उन सब चीजों को बेच दिया जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने गेहूं और जौ। कुछ क्षेत्रों में खास करके सर्दियों में वर्षा के साथ गेहूं और जौ जैसी रबी फसलों की भी खेती की जाती है। भाई ऐसी कोई जगह होती है जहां पर आपके सामने सर्दियां ठीक ठाक पड़ती है, मतलब अच्छी खासी सर्दियां देखने को मिलती हैं, उस वाले क्षेत्र में आपके सामने क्या किया जाता है, आपके सामने और वर्षा भी होती है आपके सामने अच्छी खासी मात्रा। गेहूं की फसल को क्या चाहिए, अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने कम से कम 2 से 3 महीने की सर्दियां चाहिए अच्छी खासी मात्रा की। साथ के साथ बरसात भी होनी चाहिए बीच में, आपके सामने एक टाइम है वो कम से कम बरसात होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गेहूं की फसल को उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि गेहूं और चावल वो फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य जलवायु में अगर कुछ ऐसी जगह है जहां पर सर्दियां अच्छी खासी होती हैं और जहां पर सर्दियों में बारिश भी देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की जगह पर क्या किया जाता है, गेहूं और जौ की फसलों को भी उगा लिया जाता है।
और आप सबको पता है गेहूं और जो किस प्रकार की फसलें हैं, इन फसलों को रबी फसलों के नाम से जाना जाता है। तो इनकी खेती भी है वो मुख्यतः यहाँ पर की जाती है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, यहाँ पर क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कैसे कृषि किस प्रकार की होती है, जहां पर आपके सामने पशुपालन भी कर लो और खेती भी कर लो। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की कृषि बहुत ज्यादा फेमस है। आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से हमारे जो कृषि है उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। भाई आप अपने घर में आप लगभग जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो, अगर आप राजस्थान में मतलब जयपुर के आसपास के सिटी के विद्यार्थी नहीं हो, शहर के विद्यार्थी नहीं हो, गांव के विद्यार्थी हो, तो अगर आपके खेत है तो एक आध जानवर तो आप भी जरूर रखते हो। चाहे भैंस रखते हो, चाहे गाय रखते हो, चाहे बकरी रखते हो, चाहे ऊंट रखते हो, जो भी रखते हो, जो भी पशुधन या भेड़ रखते हो, जो भी रखते हो, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ पशुपालन जरूर रखा जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरोप में आपके सामने जो पशुपालन है उसको उस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें भेड़ व बकरी है उसको भी काफी हद तक क्या किया जाता है, आपके सामने भेड़ और बकरी है उनका पशुपालन किया जाता है। लेकिन ध्यान फसलों पर होता है, मतलब अपने तरफ पहले कृषि करो अच्छे से, उसके साथ एक आध भेड़ पालन और जो बकरी पालन है वो कर लिया जाता है। यह कृषि पद्धति जलवायु के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होती है, और इस प्रकार की जो कृषि है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि क्या होनी चाहिए, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब जैसी जलवायु है वैसी कृषि करनी है। अब यह नहीं कि आप गर्मियों में आपने गेहूं उगा दिया तो किस प्रकार से उगेगा, कभी नहीं उगेगा। सर्दियों में आपको गेहूं को उगाना होता है। समझे, खट्टे फल है उनको क्या गर्मियों की जरूरत होती है, आप उनको सर्दियों में नहीं उगा सकते। तो ये जो जिस प्रकार की जो कृषि करते हैं इसमें कृत्रिम नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ज्यादा निर्भरता देखने को मिलती है भूमध्य क्षेत्र पर। तो इसीलिए जैसा कि भारत में होता है, तो इस प्रकार की कृषि वो मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करती है और उच्च मूल्य वाले विशिष्ट फसलों का उत्पादन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो उच्च क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और व्यापारी दृष्टिकोण से उनको उगाया जाता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 3, जहां पे वहां के जो यूरोप है वहां के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा और कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।